देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों जरिए सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट को बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीते हुए थे वहां पर एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे का साथ देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी। दोस्तों बताएंगे कहां पर बीजेपी के लिए एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एक बहुत बड़ा खतरा और बीजेपी के हार का बड़ा कारण बना है। दोस्तों इतना बड़ा कारण बना है कि सांसद बुरी तरीके से पुलिस वालों से ही बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद कई सारे धाराओं में बीजेपी के सांसद के ऊपर मुकदमा तक दायर करवा दिया गया। बताएंगे कौन से राज्य और कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक राज्य के पूरे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया। सैकड़ों की संख्या में नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राज्यपाल के भवन को घेरने की कोशिश की। दोस्तों जिसके बाद 300 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। बताएंगे उसके आगे क्या बड़ी नई अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ बताएंगे जहां पर अजित पवार की मौत के 2-3 दिनों तक लगातार शोक समारोह चल रहा था और यहां पर धड़ाधड़ अजित पवार के सिग्नेचर कर करके फाइल पास कराई जा रही थी। दोस्तों बताएंगे क्या एक बहुत बड़ा घपला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर और बीजेपी सरकार को सारे आदेश को रोकना पड़ा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर एआईएमआईएम का कांग्रेस पार्टी के प्रति रवैया रहता है, अगर उसी तरीके से पूरे देश भर के अंदर रवैया रहे तो कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम कई जगह पर मिलकर बीजेपी को बुरी तरीके से चुनाव हरा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर तेलंगाना के निजामाबाद के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आते हैं। दोस्तों यहां पर टोटल 65 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिलती है दोस्तों, और केवल 5 और पार्षदों का समर्थन मिल जाता तो बीजेपी का यहां पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के दोनों बन जाते और पहली बार ऐसा होता कि निजामाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मेयर बनता। दोस्तों ऐसे में यहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी जिसको 17 सीटें मिली थी दोस्तों, और एआईएमआईएम को 14 सीटें मिली थी, यानी अगर दोनों को मिला देते तो आंकड़ा 31 तक पहुंच जाता। ऐसे में जीत के लिए 33 का आंकड़ा चाहिए था और एआईएमआईएम कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग राज्यों से इतर यहां पर एक साथ आने का फैसला लिया दोस्तों, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां चाहती तो अपना खुद का मेयर बना लेती और बीजेपी ने पूरी कोशिश भी की। बीजेपी के पास 28 पार्षद थे, केवल 5 की और जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एआईएमआईएम के साथ में हाथ मिलाया दोस्तों और दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि 17 सीटें हैं तो कांग्रेस पार्टी यहां पर खुद का मेयर बनाने के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कुरगायला उमा रानी को मैदान में उतारा और एआईएमआईएम की ओर से सलमा तहसीन को मैदान में उतारा गया डिप्टी मेयर के लिए, यानी कांग्रेस का मेयर और एआईएमआईएम का डिप्टी मेयर के पोस्ट पर मैदान में उतारा गया उम्मीदवार दोस्तों। इसके बाद जब चुनाव कराए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को केवल 31 वोट मिलते हैं, यानी 28 बीजेपी के टोटल पार्षद थे और 3 बीजेपी ने वोट बाहर से इकट्ठा कर लिया। 31 तक बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया दोस्तों, लेकिन क्योंकि एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी ने साथ में आने का फैसला लिया था तो आखिर जो रिजल्ट रहा वो ये कि कांग्रेस और एआईएमआईएम ने मिलकर 34 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया, यानी 33 चाहिए था, 34 इकट्ठा कर लिया और टोटल बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा होने के कारण मेयर और डिप्टी मेयर दोनों विपक्ष का बन गया। कांग्रेस पार्टी के मेयर के तौर पर उमा चुनी गई दोस्तों और डिप्टी मेयर के पोस्ट पर एआईएमआईएम के सलमा तहसीन को चुन लिया गया, तो दोनों के दोनों चुनाव जीत गए और दोनों पार्टियों को फायदा मिल गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तगड़ा झटका था दोस्तों। सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बीजेपी निजामाबाद के अंदर और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पोस्ट बीजेपी के हाथ से निकल गया। मामला इतना ज्यादा भड़क गया दोस्तों कि बीजेपी के सांसद बौखलाते हुए पुलिस वाले से ही जाकर भिड़ गए दोस्तों। हुआ ये कि निजामाबाद के अंदर बीजेपी के लोग बड़ी आक्रामकता के साथ में खुद का मेयर बनाने को लेकर डिप्टी मेयर बनाने को लेकर तैयारियां कर रहे थे दोस्तों। लगातार पार्षदों से संपर्क साधा जा रहा था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो धर्मपुरी से बीजेपी के सांसद अरविंद का था दोस्तों। अरविंद बीजेपी के सांसद है जो धर्मपुरी के सांसद है, तो यहाँ पर तेलंगाना के निजामाबाद में एक सांसद होने के नाते इनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इस कारण से सांसद को वोट देना था दोस्तों, और वोट देने के लिए जब अरविंद आए तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ में इनकी बहस हो जाती है दोस्तों। उस समय बहस चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब पुलिस अधिकारी को सरेआम बीजेपी का सांसद बेवकूफ कहकर पुकारता है और कहता है कि बेवकूफ तुम बीच में मत आओ, अपना मुंह बंद रखो, मैं ऑफिसर से बात कर रहा हूं, यानी कांस्टेबल को धमकी देते हुए पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए कहते हैं कि ऑफिसर से बात कर रहा हूं। इस बात पर मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाता है दोस्तों कि वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि यह घटना उस समय में हुई जब पुलिस चुनावी केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था कर रही थी और प्रोटोकॉल का पालन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीजेपी के सांसद ने अपनी सांसदी का रौब दिखाने की कोशिश की और पुलिस वाले को फटकार लगाने की कोशिश की दोस्तों। मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसके बाद बीजेपी के नेता के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया गया। आपको बता दें कि बीएनएस की कई सारी धाराएं जिसमें 132, 223, 296 बी के तहत क्राइम संख्या 51/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2019 की धारा 226 के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी पब्लिक सर्वेंट को नहीं रोक सकता है, यानी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हो या कोई भी अधिकारी हो उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता, और बीजेपी के सांसद ने काम करने से रोकने की कोशिश की है। इसलिए बीजेपी के नेता के खिलाफ धारा 132, 223, 296 बी और म्युनिसिपैलिटी एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेता को अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे और चुनाव हार गए तो बौखलाहट में अधिकारी और उनके साथ में खड़े पुलिसकर्मी को ही धमकी दे रहे थे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
देहरादून की सड़कों पर एक जबरदस्त तरीके का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया दोस्तों, जिससे बीजेपी की धरती पूरी तरीके से थर्रा उठी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचार और लाचार सरकार को आईना दिखाने के लिए लोक भवन कूच करने के लिए ऐतिहासिक आह्वान किया गया। परेड ग्राउंड से यह यात्रा शुरू की गई और एक रैली में तब्दील हो गई दोस्तों, और ये क्रांति के तौर पर आगे बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के हजारों हजार जुझारू कार्यकर्ता, युवा, महिला, बुजुर्ग ढोल नगाड़े बजाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे और बाइकों की रैलियां तक निकलने लगी। भारत माता और महात्मा गांधी की वेश में लोग नजर आने लगे और ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उत्तराखंड की जनता की पुकार थी। बिगड़ती कानून व्यवस्था और दिन दहाड़े हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार और आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी का जहर और जंगली जानवरों का आतंक और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके का व्यापक आंदोलन था दोस्तों। और जब कार्यकर्ता लोक भवन की ओर बढ़े तो पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और बल का प्रयोग करने के बाद रोकने की कोशिश की गई दोस्तों। धक्का-मुक्की होने के कारण काफी नोकझोंक हो गया और इस पूरे नोकझोंक के दौरान कई सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चोटिल हो गए दोस्तों, लेकिन हौसला नहीं टूटा। सैकड़ों और हजारों की संख्या में सड़कों पर धरने पर बैठ गए। अपराध बंद करो, सरकार इस्तीफा दो। उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजा बड़े दिनों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आई दोस्तों। साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद थे। प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के साथ साथ ज्योति रौतेला और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपनी स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे दोस्तों। उनकी कड़क आवाज ने सबको झकझोर दिया। वो कहने लगे कि जनता की ये सरकार नहीं, लुटेरों की सरकार है। और पुलिस ने 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में ले लिया दोस्तों। वैनों में भर भर कर पुलिस लाइन ले जाया गया और सबको बाद में कांग्रेस पार्टी के वकीलों के आने के बाद रिहा कर दिया गया दोस्तों। कुल मिलाकर पोस्टर बैनर हटाने की जो साजिश रची गई, जनता का एक जबरदस्त तरीके का प्रकोप देकर पुलिस वाले बैनर हटाने के लिए भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस का उत्तराखंड में देखने को मिला दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़के अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश की दोस्तों, और न्याय तभी मिल सकता था जब शुरुआती जांच कराई जाए, यानी सीबीआई से जांच शुरू करवाई जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड के अंदर एक जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब बीजेपी सरकार को अंकिता भंडारी से जुड़े केस मामले पर बैकफुट पर धकेला जा सकता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी मामले पर बीजेपी को राज्य के अंदर घेर सकते हैं। और अभी ये सारे मुद्दे उठाकर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मैदान में कूदे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग गोदी मीडिया में बैठकर ये दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों की राजनीति नहीं करती, उन लोगों के लिए ये बुरी खबर है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में एक जबरदस्त तरीके का जादू हुआ है दोस्तों। एक व्यक्ति, राज्य का उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जो प्लेन हादसे में मारे जाते हैं, उनके मौत के लगभग 3 दिनों तक उनके मंत्रालय से अजित पवार के साइन किए हुए फाइल जारी किए गए दोस्तों। यानी लगभग 75 फाइल अजित पवार की मौत के बाद जारी किए गए। यानी पूरा का पूरा प्रदेश, पूरा का पूरा देश अजित पवार की मौत के मामले को लेकर शोक में था दोस्तों। राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। 3 दिन तक तो कोई सरकारी काम महाराष्ट्र के अंदर नहीं होता और राजकीय शोक से पूरे राज्य भर के अंदर सरकारी काम रोके गए थे दोस्तों। एक तरीके से शोक मनाया जा रहा था। ऐसे में इन शोक के बावजूद अल्पसंख्यक विभाग, यानी जो विभाग अजित पवार के पास था दोस्तों, उस विभाग से 20 संस्थानों के 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। वो भी अजित पवार के मौत के बाद, यानी उनके नाम से फर्जी साइन कर करके 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया। बीजेपी की सुशासन की अजीब तरीके का शासन देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी ये कौन सा टेक्नोलॉजी है बीजेपी के पास, जरा बताना चाहिए देश की जनता को। और जब काफी दबाव बनाया गया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये सारे फैसले बदले दोस्तों। मुख्यमंत्री के पास पावर होता है कि वो किसी भी मंत्री के फैसले को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। तो इस फैसले को बदल दिया गया दोस्तों। लेकिन सवाल उठा है कि आखिर ये जो 75 फाइलें साइन करके भेजी गई है, कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल ने भी कहा कि राज्य अवकाश के दिन किसके इशारे पर ये बड़ा घोटाला किया गया। विपक्ष के दबाव में रोका तो गया है, लेकिन सवाल उठते हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र इस बार सियासी गर्मियों के कारण पूरी तरीके से प्रभावित है दोस्तों। और पहले दिन कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो बवाल जोरदार तरीके से मच गया। 16 फरवरी को इसकी शुरुआत हो गई, यानी बजट सेशन की शुरुआत कर दी गई मध्य प्रदेश के अंदर, जो 6 मार्च तक चलने वाला है। ऐसे में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई दोस्तों। राज्यपाल का भाषण चल रहा था और भाषण के बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे दोस्तों, उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिससे सदन के अंदर शोरगुल होना शुरू हो गया। राज्यपाल ने विरोध के बीच अपना भाषण जारी रखा और राज्यपाल के जाने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि जो हिस्सा नहीं पढ़ा गया है उसे भी भाषण का हिस्सा माना जाना चाहिए। और अंत में हालात को देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के 3 मंत्री से इस्तीफा लेंगे। अगर इन तीनों मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर बजट सेशन के चलने का कोई औचित्य नहीं है। जनता के खिलाफ काम करने वाले मंत्रियों को उनके पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये 3 मंत्री हैं। पहले तो विजय शाह है दोस्तों, जिसने सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। दूसरा बीजेपी के नेता शुक्ला है, जो स्वास्थ्य मंत्री है और जिनके कार्यकाल के दौरान जहरीले कफ
सिरप से बच्चों की मौत हुई है। और तीसरे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय है, जिनके इंदौर में रहते हुए इंदौर पर पूरी तरीके से कंट्रोल के बावजूद, एक मंत्री के बावजूद इतने सारे लोगों की जान चली गई दोस्तों। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, जब तक इन मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने का जो फैसला कांग्रेस ने लिया है, कहीं ना कहीं जनता के मन की ये बात है। और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। और उसके बाद अब विधानसभा के अंदर भी इन मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी को घेर रही है। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी पर कांग्रेस काम कर रही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें जब से यूजीसी का नियम लेकर आया गया था दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी के पीछे सवर्ण समाज के समर्थक तो बुरी तरीके से पड़ ही गए हैं। और क्योंकि बीजेपी को ज्यादातर सवर्ण समाज के लोगों का समर्थन मिलता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने वाले भी ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग थे दोस्तों। ऐसे में कई सारे सोशल मीडिया के अकाउंट जो पहले हिंदुत्ववादी बातें करते थे, यानी हिंदुत्ववादी विचारधारा की बात करते थे, आजकल बीजेपी को आईना दिखाने लगे हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लोगों से बोला गया था कि नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई है, जो दंगे हुए हैं, तो दंगे के बाद वसूली की जाएगी। और इस वसूली का जो दावा किया गया था, वो कहा गया था कि जिन लोगों ने भी दंगा किया है, दंगाइयों से वसूली किया जाएगा। और इसके बाद बुलडोजर चलाकर भी बीजेपी के लोग मीडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं। बाद में पता चला कि अब जब रिपोर्ट आई है, तो बीजेपी की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जितनी भी दंगे के दौरान नुकसान हुए हैं दोस्तों, उसकी भरपाई की है। और ये दावा करते हुए त्रिवेणी नाम के बताया गया कि उनके दोस्त के द्वारा जब आरटीआई लगाकर पूछा गया कि किसने भरपाई की है दोबारा से चीजों को बनाने के लिए, तो पता चला कि सरकार के पैसे खर्च किए गए हैं। तो ये जो दावा चलता है कि दंगाइयों से पैसे वसूले गए हैं, और दंगाई के नाम पर आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कौन से समाज के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में बीजेपी को पहले काफी मानने वाले और भारतीय जनता पार्टी का जाप जपने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से बीजेपी को भी एक्सपोज किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हिंदुत्ववादी विचारधारा के नाम पर बीजेपी ने हिंदुत्ववादी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोगों को भी पूरी तरीके से बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है दोस्तों। धीरे धीरे करके बीजेपी को खुद के लोग एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। जो बीजेपी को पहले आंख बंद करके सपोर्ट करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के एक काम का एनालिसिस कर करके बता रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदुत्व की विचारधारा के लिए भी काम नहीं कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं इस पूरे मामले पर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे बीजेपी ने एक ऐसा कांड किया है, क्या उसका खुद का किला ढह सकता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ स्मार्ट सिटी का जो गुब्बारा फुलाया गया दोस्तों, अब धीरे धीरे करके वो बुरी तरीके से सबके सामने फूट चुका है। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आती है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हरियाणा के एक गांव में 15 दिनों के अंदर 12 लोगों की जान चली गई। बाद में पता चला कि खराब पानी के कारण ये मौतें हो रही है। और दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा का ये हाल है, जो हरियाणा स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी के लोग दावे करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में कई स्मार्ट सिटी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर लोगों के पास गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, और साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, और बीजेपी वाले लोगों को बार बार स्मार्ट सिटी का सपना बेचते रहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के मामले के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा के अंदर फांसी घर मामला, केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा परिसर में फांसी घर के मामले में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली विधानसभा के विशेष अधिकार समिति ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राम निवास गोयल और राखी बिरला को फांसी घर मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर देने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली विधानसभा की इमारत के एक कमरे के उद्घाटन को लेकर है दोस्तों। तात्कालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 अगस्त 2022 को कमरे को ब्रिटिश काल का फांसी घर के रूप में पेश करते हुए इसको जेल जैसा बनाया, और जेल बार फंदे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों के साथ में लगाई गई। स्पीकर विजेंद्र ने कहा कि 1912 के नक्शे का हवाला देते हुए दावा किया गया कि इस जगह पर कभी फांसी घर के रूप में इस्तेमाल किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी दिल्ली विधानसभा के अंदर जो इमारत थी, जो कमरे थे, उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से फांसी के लिए नहीं किया गया। और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर विधानसभा को अपमानित किया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को विधानसभा की ओर से नोटिस दिया गया है आकर जवाब देने के लिए। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी को नोटिस देती थी, तो भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को नोटिस दे रहे हैं। यानी जो असली मुद्दे हैं उसके इधर उधर की बातें ज्यादा चल रही है दिल्ली के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होती है, मजबूत विपक्ष में होती है, तो मुद्दों की बातें कम से कम सही तरीके से होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जब से कमजोर हुई है दोस्तों, मुद्दा गायब है और केवल ड्रामेबाजी और नाटक वगैरह चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया दोस्तों। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए दोस्तों। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी हार के डर से वोट काटने की साजिश रच रही है। बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग का भी उन्होंने भंडाफोड़ करने का जिक्र किया दोस्तों। और अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने एक गुप्त बैठक की जिसमें तय किया गया कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर सुनियोजित तरीके से लोगों के वोट में से नाम काटे जाए, लोगों के नाम काटे जाए। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तो दोस्तों, जिसमें केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, काफी शेयर किया गया दोस्तों। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम शख्स से वो बातचीत कर रहे हैं और उन्हें काफी कुछ सुन रहे हैं, उनसे काफी कुछ सुन रहे हैं। पूरा वीडियो मोतिहारी परिषदन का है जहां पर रामनाथ ठाकुर कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे थे। वायरल वीडियो में क्या कुछ है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रामनाथ ठाकुर जिस मुस्लिम शख्स से बातचीत कर रहे हैं उसका नाम मोहम्मद अंसारी है। दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो कुछ इस प्रकार है। रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि कल आप नमाज पढ़े थे। मोहम्मद अंसारी कहते हैं जी। रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि क्या खाए थे नमाज के बाद। मोहम्मद अंसारी कहते हैं कि दाल रोटी ज्यादा खाते हैं। रामनाथ ठाकुर बोले कि मांस मछली नहीं खाते हैं क्या। इस पर मोहम्मद अंसारी कहते हैं कि खाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खाते, डायबिटीज है। इस पर रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि उससे क्या मतलब है, शादी हो गई। अंसारी कहते हैं हाँ। और उसके बाद रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि पत्नी को बाहर भेजिए, देखिए डायबिटीज ठीक हो जाएगा। रामनाथ ठाकुर कहते हैं तो पार्टी में कैसे जाइएगा, बीजेपी के साथ तो हमारा गठबंधन है। मोहम्मद अंसारी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए आ रहे हैं। इसके बाद रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि अरे वो सब तो ठीक है लेकिन वो तो नहीं देते हैं आप लोग, दल नहीं ना बदलिएगा। तो इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं पार्टी हम नहीं बदलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम शख्स से बातचीत को लेकर ये बातें काफी ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन के कारण बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो नीतीश से जुड़ना भी चाहते हैं, नीतीश से नहीं जुड़ पा रहे। और इसका ये सीधा सीधा उदाहरण एग्जाम्पल सबके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर मंत्री बार बार मुस्लिम शख्स से पूछ रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, साथ में आइएगा तो भाग तो नहीं जाइएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं भागेंगे। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तब, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। प्रियांक खड़गे ने संघ पर सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस से कई सारे संगठन, लगभग 2500 संगठन जुटे हुए हैं और बड़ी संख्या में पैसे का लेन देन अमेरिका और इंग्लैंड से संघ के संगठनों से होता है और इसीलिए बड़े पैमाने पर आरएसएस के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग देश के अंदर चल रही है, यानी पैसे का इधर उधर चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण देश के अंदर बड़ी संख्या में पैसे का कुछ अता पता नहीं चलता। कुल मिलाकर आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मंत्री ने कई बड़ी बात कही है दोस्तों। इस पूरे मामले पर अभी आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस वालों को अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहिए, जैसा कई तरीके के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस अपने आप ऐसे रजिस्टर करवाता है जैसे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती या फिर उसको लेकर कोई ज्यादा स्क्रूटनी नहीं हो सकती कि पैसा कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्रियांक खड़गे की बातों पर अपनी राय जरूर लिखकर जाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर टीपू सुल्तान को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के पास जनता या राष्ट्र हित से जुड़ा मुद्दा नहीं होता तो ये लोग विशेष मुद्दे को उठाकर समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने के लिए विभाजन को बढ़ाते हैं। तस्वीर हट चुकी है, अब सारा मुद्दा खत्म हो चुका है। संजय राउत ने कहा कि मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय में लगी सुल्तान टीपू सुल्तान की तस्वीर अब हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए, बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को फेमा के तहत 184 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस दिया है दोस्तों। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि आदेश में स्पष्ट तौर पर पोर्टल के स्वामित्व वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर 120 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं, जबकि पुरकायस्थ पर तथाकथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करके 64 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कुल मिलाकर 200 ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई और न्यूज क्लिक जो एक ऐसा पोर्टल था जहां पर अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार काम करते थे दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि अभिसार शर्मा किस तरीके के पत्रकार हैं। ऐसे में इन पोर्टलों को बंद करने के लिए और बाद में जो ये पैसे वसूलने के लिए आदेश जारी किया गया है, यानी जुर्माना लगाया गया है, वो भी 184 करोड़ का, इसे कहीं ना कहीं कई सारे गंभीर सवाल पैदा होते हैं। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरे दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग और बड़ी संख्या में लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो साथ में लेकर लोग बीजेपी सरकार के द्वारा यूजीसी कानून पर ढीला रवैया अपनाने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी नियम को वापस लाया जाए। और ओबी समाज के साथ साथ एससी समाज भी विरोध कर रहा है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा जैसे यूजे मामले पर विरोध करने के लिए सवर्ण समाज के आंदोलन को दिखाया जा रहा था। ऐसे में एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के आंदोलन को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि आंदोलन तो हो रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए आंदोलन उस व्यापकता के साथ नजर नहीं आता, लोगों के सामने नजर नहीं आता। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जुड़ लेकर बताएगा। साथ साथ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई से जुड़े मामले पर अपनी बात कही है। दोस्तों कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसने सोनम वांगचुक के खिलाफ जो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट बयान जमा कराने के लिए बोला था अभी तक क्यों नहीं जमा करवाया। यानी बीजेपी की सरकार ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट अभी तक जमा नहीं कराए, जिसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और थोड़ा टाइम दिया है कि दोबारा से वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और मामला पहुंचा था हिमंता विश्व शर्मा से जुड़ा हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि चुनाव के टाइम में कोर्ट रूम भी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ पर भी राजनीति की जाती है, इसीलिए इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया है। दोस्तों यानी पिटीशन को ही एंटरटेन करने से मना कर दिया। इस पर राजदीप सरदेसाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इतने गंभीर मामले पर कैसे जिम्मेदारी को लेने से बच सकता है, इसका सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए। यानी कोर्ट से ही लोगों की उम्मीद थी कि कोई कार्रवाई होगी बीजेपी नेता के खिलाफ, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लगातार हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत।